Hello student, good morning. I am Yusuf Sinha. My dear student, in previous lecture we had discussed about the unit cell parameter and Bravais lattices or types of crystal lattices. I had already discussed about unit cell, how many number of particles in unit cell we had already discussed. Today we have some problems to solve, some simple types of numerical I will solve. That is, you have to learn how to solve simple types of numerical based on unit cell. Okay, let's start. My dear student, देखिए छोटे छोटे प्रॉब्लम मैं आपको बतला रहा हूं. सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट सेल. तो यूनिट सेल में फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कॉपी पर नोट कीजिए, ठीक है. और उसके बाद मैं बतला रहा हूं कि कैसे इसको मैं हम लोग सोल्व करेंगे इसको. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ two elements P and Q. Element Q are present. Elements Q are present at the each corner of the cube. Each corner of the cube and atoms of P at body center. At body center. What is the formula of compound? What is the formula of compound? तो माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कीजिए. अब आप यहां पर ध्यान दीजिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं. बहुत सिंपल है. तो हम लोग जानते हैं, पहले देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है. क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्यूबिक सॉलिड है, जो कि टू एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. दो एलिमेंट कौन कौन है? पी एंड क्यू है. तो यहां पर आप लिख दीजिए, यहां पर अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इस तरह से. सॉल्यूशन देखिए, P एंड Q, P और Q दो एलिमेंट हो गया. अब जरा देखिए, अब कह रहा है कि एलिमेंट Q आर एट द ईच कॉर्नर. Q कहां पर है? ईच कॉर्नर पर है. एट ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर पर है. अब उसके बाद कह रहा है कि Q के बारे में तो कह दिया कि प्रत्येक कॉर्नर पर है. तो उसके बाद कह रहा है कि P एट बॉडी सेंटर. P कहां पर है? बॉडी सेंटर पर है. इसको इंडिकेट कीजिए सबसे पहले, कौन कहां पर है? बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पर है. अब कह रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है. अब जरा समझिए, यहां पर देखिए, जब P आपका बॉडी सेंटर पर है तो बतलाइए कि बॉडी सेंटर में कोई भी क्यूबिक सिस्टम है, उसके बॉडी सेंटर में कितना पार्टिकल होगा. बॉडी सेंटर में देखिए, पूरा बॉडी में, जैसे इस सपोज दैट यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर में तो एक ही पार्टिकल होगा. तो बतलाया था कि पूरे एक पार्टिकल है, ये 100% ऑक्यूपाई कर जाता है पर यूनिट सेल. तो पूरे बॉडी सेंटर में कितना पार्टिकल होगा? 1 पार्टिकल होगा. तो इसमें पार्टिकल की संख्या कितना हो गया? 1. ये मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आप ऐसा लिखेंगे, पार्टिकल की संख्या 1 लिख दिए, जो कि बॉडी सेंटर पर है. अच्छा, क्यू कहां पर है? एट ईच कॉर्नर. तो आपको पता है ईच कॉर्नर पर कितना होता है? प्रत्येक कॉर्नर पर कितना होगा? यानी कि इस पर चूंकि 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर होता है, बतलाया हुआ है. तो कॉर्नर के लिए 8 कॉर्नर है. तो 8 कॉर्नर के लिए हम लोग जानते हैं कि एक कॉर्नर एक यूनिट सेल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है? 1/8 पार्ट. 1/8 पार्ट. ये भी 1/8 पार्ट. सभी कितना होगा? 1/8 पार्ट. तो 8 इंटू 1/8 कॉर्नर पर ही ना होता है. हमेशा हम लोग पढ़े हैं कि 8 इंटू 1/8 ये सब बतलाया हुआ है.
तो कॉर्नर के लिए 8 इंटू 1/8 लिखेंगे। जैसे कॉर्नर पर अगर पार्टिकल हो आप लिखेंगे 8 इंटू 1/8, और ये बॉडी पर है तो पूरे बॉडी में एक ही पार्टिकल है। तो अब क्या हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो अब सिंपल रेशियो क्या हो गया, O1 ही हो गया। आई कितना बच गया, O1 हो गया, यानी कि P का O1 एटम और Q का भी O1 एटम। तो P का O1 एटम और Q का भी O1 एटम। आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो कंपाउंड बनेगा PQ होगा। क्लियर हो गया, तो आंसर आपका PQ होगा। चलिए अब इसी टाइप का एक मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, देखिए एक क्वेश्चन रहा सेकंड, एक कंपाउंड, नोट कीजिए, एक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट A एंड B, इसमें भी दो एलिमेंट है A एंड B, हैज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच A atoms are at corner of the cube and B atoms are at face center. Write the formula of compound. नोट कर लीजिए। अब मैं इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब ध्यान यहां दीजिए, कह रहा है कि एक कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट A एंड B, इसमें भी फर्स्ट की तरह इसमें भी दो एलिमेंट है A एंड B, तो आप ऐसे लिख दीजिए A और B, इस तरह से लिखिए। अब हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर, चलिए इन विच A आइटम्स आर एट कॉर्नर, A कहां पर है, एट कॉर्नर, A कॉर्नर पर है ऑफ द क्यूब, एंड B आइटम्स कहां पर है, एट फेस सेंटर, B आपका फेस सेंटर पर है, एट फेस सेंटर। तो अब कह रहा है कि इसका राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, फिर चलिए उसी तरह से कॉर्नर के लिए हम लोग कितना लेते हैं, 8 इंटू 1/8, कॉर्नर के लिए तो फिक्स्ड है, 8 इंटू 1/8 होगा। बी कहां पर है, फेस सेंटर पर है, तो चलिए याद है फेस सेंटर पर कितना होगा, पार्टिकल की संख्या फेस पर, चूंकि हाउ मेनी नंबर ऑफ फेसेस इन यूनिट सेल, तो बतलाया हुआ है कि देयर आर 6 फेसेस, तो 6 फेसेस है, तो हम लोग जानते हैं कि जब 6 फेसेस है माने कि सपोजिटिव फेस है, तो यहां पर पार्टिकल, तो ऐसा ऐसा 6 फेस है, 1 2 3 4, और एक अंदर की ओर होगा एक बाहर की ओर होगा, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। बतलाया हुआ है कि 6 फेसेस है, तो 6 पार्टिकल है। तो फेस का जो पार्टिकल है, फेस सेंटर का जो पार्टिकल है, वो 2 यूनिट सेल से टच करता है, 2 यूनिट सेल से टच करता है एक पार्टिकल। तो बतलाया हुआ था कि जब 2 यूनिट सेल से एक पार्टिकल टच कर रहा है तो 6 इंटू हाफ हो जाएगा। एक पार्टिकल के कितना, प्रत्येक यूनिट, जब एक पार्टिकल 2 यूनिट सेल से टच कर रहा है तो पर यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा, तो 6 पार्टिकल है फेस पर, तो 6 इंटू हाफ हो जाएगा, 6 इंटू हाफ होगा। देखिए यूनिट सेल का जो बतलाया हुआ था तो उसमें जाकर देख लीजिएगा वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो 6 इंटू हाफ हो गया। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, 8 से 8 कैंसिल हो गया, वो 1 बच गया, इसमें कितना हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, इसमें 3 आपका हो गया। तो रेशियो आपका क्या हो गया, A का 1 पार्टिकल और B का 3 पार्टिकल, तो क्या हो गया, A 1 हो गया, B 3, तो ऐसे आप लिखे B3। दिस इज योर मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं मुझसे, या व्हाट्सएप के पर करके कि सर हमको ये क्लियर नहीं हुआ, मैं वहां पर भी क्लियर करूंगा। ओके, चलिए इसी तरह से अब कुछ अलग टाइप्स का मैं बतला रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है, देखिए ये है, ए सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर इन विच, कोई सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर है जिसमें इन विच सोडियम,
डब्लू, डब्लू का मतलब यहाँ टंगस्टन होता है, टंगस्टन एक एलिमेंट है, ठीक है ना, तो डब्लू इसका सिंबल होता है। सोडियम, टंगस्टन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर अरेंज्ड एज फॉलो। कुछ अरेंज किया हुआ है। अब देखिए सोडियम एट सेंटर, सोडियम कहां पर है, सेंटर पर है। डब्लू मतलब टंगस्टन कहां पर है, एट द कॉर्नर। एंड ऑक्सीजन एटम कहां पर है, एट द एज ऑफ क्यूब, मतलब एज पर है, किनारा पर है, जो एज है वहां पर इस बार ऑक्सीजन आया हुआ है। तब कह रहा है कि सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट, फिर उसी तरह से सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसमें इस बार 3 एलिमेंट्स आया हुआ है। कौन कौन है, सोडियम है, टंगस्टन है और ऑक्सीजन है। तो आप लिखिए पहले सोडियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन। पहले इस तरह से आप मेंशन कर दीजिए एलिमेंट्स का। अब सोडियम कहां पर है, तो सोडियम का रहा है सोडियम एट सेंटर। सोडियम कहां पर है, सेंटर। सेंटर का मतलब बॉडी सेंटर नहीं, कुछ केवल सेंटर है। तो सेंटर का मतलब क्या हो गया, पूरे क्यूब के सेंटर में, यानी कि बॉडी सेंटर की बात कर रहा है। तो सोडियम हो गया एट बॉडी सेंटर। पहले उसका लोकेशन लिखिए कि कौन एलिमेंट कहां पर है। डब्ल्यू कहां पर है, तो कह रहा है कि टंगस्टन एट कॉर्नर, कॉर्नर पर है। तो टंगस्टन कहां पर हो गया, एट कॉर्नर हो गया। अच्छा, अब ऑक्सीजन के बारे में क्या कह रहा है, ऑक्सीजन कहां पर है, तो ऑक्सीजन एटम एट द एज ऑफ क्यूब, एट एज, किनारा पर, इस तरह से। ये है आपका, ये हो गया। तो एक किनारा है तो यहां पर इसके सेंटर पर पार्टिकल है। ये एज हो गया तो इसके सेंटर पर हो गया, ये एज हो गया इसके सेंटर पर। तो इस तरह का पार्टिकल होगा। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग, फिर बॉडी सेंटर है तो बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर में, तो अब तो याद हो गया होगा कि बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल होगा, पूरे बॉडी में एक पार्टिकल। तो इसमें डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं O1। सोडियम कितना हो जाएगा, O1 पार्टिकल, बॉडी में है इसलिए O1 पार्टिकल होगा। टंगस्टन, टंगस्टन कॉर्नर पर है तो फिर कॉर्नर के लिए कितना होगा, बतलाइए बताइए। टंगस्टन, टंगस्टन के लिए, कॉर्नर के लिए कितना पार्टिकल होगा, बिल्कुल सही है, 8 इंटू 1/8। चलिए ऑक्सीजन एट एज, माय डियर स्टूडेंट, अभी एज पर कितना पार्टिकल होगा ये मैं डिस्कस नहीं किया था। चलिए यहां पर आ गया कि एज पर आ गया। कॉर्नर के लिए आप जानते हैं, फेस के लिए आप जानते हैं, और कॉर्नर के लिए जानते हैं, बॉडी के लिए जानते हैं। एज सेंटर पर जब पार्टिकल होगा, जैसे एज है, किनारा है, तो उस पर जो पार्टिकल है ये कितना यूनिट सेल से टच करता है, तो अभी तक तो नहीं बतलाए थे। चलिए मैं यहां पर बतला रहा हूं। यही होता है कि न्यूमेरिकल बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, न्यूमेरिकल बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यानी कि एक बतलाए थे कि दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। अगर कॉन्सेप्ट है तो न्यूमेरिकल बनेगा, और न्यूमेरिकल अगर बन रहा है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एज सेंटर पर हम लोग जानते हैं कि एज लेंथ के सेंटर पर जो पार्टिकल होता है वो 4 यूनिट सेल से 4 यूनिट सेल से टच करता है। ये कहीं आप नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए मैं क्वेश्चन तो मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन की तो यहाँ जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पर आप एक सिर्फ नोट में आप लिख लीजिए, जानकारी के लिए लिखवा देता हूं कि एट एज सेंटर पर 1 पार्टिकल ज्वाइन या ज्वाइंड particle is joined by 4 unit cell, 4 यूनिट सेल। फेस सेंटर पर 2 यूनिट सेल से टच करता है, उसी तरह से एज लेंथ का जो पार्टिकल होगा 4 यूनिट सेल से टच करेगा। तो 1 यूनिट सेल में 1/4 होगा। तो जब वो 1/4 होगा, एजेज कितना होता है, हाउ मेनी एजेज
इन ए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल एजेस की संख्या, टोटल किनारे की संख्या कितना होता है? 12, 12 किनारा होता है। तो 12 किनारा पर 12 पार्टिकल होगा, तो एक पार्टिकल 4 यूनिट सेल से टच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो 12 इंटू 1/4। एक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 12 किनारा होता है, एक किनारा पर जो पार्टिकल होगा 4 यूनिट सेल से टच कर रहा है। जब 4 यूनिट सेल से टच कर रहा है तो एक यूनिट सेल में 1/4 ही पार्ट रहेगा पार्टिकल का। तो 1/4 पार्टिकल, ऐसा सब 12 पार्टिकल है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1/4 होगा। ठीक है, जैसे यहां पर 8 कॉर्नर था, कॉर्नर पर 1/8 पार्ट से टच करता है, तो 8 इंटू 1/8 लिखे थे। ये तो 100% एक ही पार्टिकल रहता पूरे सेंटर में, तो 1 लिख दिया, 8 इंटू 1/8। उसी तरह से 12 इंटू 1/4, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सेंटर पर कितना पार्टिकल, एक पार्टिकल कितना यूनिट सेल से टच करता है? तो 4 यूनिट सेल से टच करता है, यानी कि 1/4 पार्ट ही रहेगा पर यूनिट से। क्लियर हो गया? तो इसको नोट में हमेशा माइंड में रखिएगा। तब कितना हो गया? ये तो 1 हो गया, ये तो 100% 1 हो गया, ये हो जाएगा 8, ये भी 1 हो गया, ये कितना हो गया? 4 3 जा 12, ये हो गया 3 हो गया। इस रेशियो में हो रहा है, तो 1:1:3। तो सोडियम का कितना पार्टिकल हो गया? सोडियम का 1 पार्टिकल हो गया। टंगस्टन का कितना पार्टिकल हो गया? ये भी 1 ही पार्टिकल हो गया। ऑक्सीजन का कितना पार्टिकल हो गया? 3 पार्टिकल हो गया। तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से कंपाउंड। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ गया सोडियम W1O3, सोडियम टंगस्टेट इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इस तरह का क्वेश्चन। अब मैं टाइप्स को चेंज मैं कर रहा हूं, तो अब 4 क्वेश्चन लिखिएगा। तो 4th क्वेश्चन रहा है ए। देखिए कह रहा है, इससे थोड़ा सा चेंजिंग है। कह रहा है क्वेश्चन पर लिखे, इफ 4 एलिमेंट्स A, B, C and D crystallizes in a cubic solid lattice with A at corner, A कहां पर है? कॉर्नर पर, तो A at corner, B at face, C at center and D at edge। बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। उसके बाद कह रहा है देन, इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है, इफ ए एटम फ्रॉम 1 कॉर्नर इज रिमूव्ड। देखिए पहला क्वेश्चन लिखे, मैं समझाऊंगा। ए एटम फ्रॉम 1 कॉर्नर इज रिमूव्ड, देन राइट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है कि इफ बी एटम फ्रॉम 1 फेस इज रिमूव्ड, देन राइट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। पहला क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्या कर रहा है कि ए कहां पर है? 4 एलिमेंट्स है, ए बी सी डी, 4 लिख दीजिए इस तरह से। अब ए कहां पर है? तो ए कह रहा है कि ए है कॉर्नर पर, एट कॉर्नर। बी कहां पर है? बी है आपका एट फेस, फेस पर। सी कहां पर है? सी है एट सेंटर, सेंटर का मतलब बॉडी सेंटर। और डी कहां पर है? एट एज, इस तरह से। अब मैं ये क्वेश्चन मिटाता हूं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इफ O1 if A atom from 1 corner is removed,
तो एक जो ए एटम है, अब कह रहा है कि एक कॉर्नर से वन कॉर्नर इज रिमूव्ड, मतलब एक कॉर्नर से उसको हटा दिया गया है, एक कॉर्नर से एटम को हटा दिया गया है। तो अब क्या बनेगा उसका फॉर्मूला? तो ए को देखिए, कॉर्नर के लिए हम लोग जानते थे कि 8 इंटू 1/8 होता है। बी फेस के लिए हम लोग जानते हैं 6 फेसेस होता है, इंटू हाफ होता है। सी कितना हो जाएगा सेंटर के लिए? तो 1 हो जाएगा। और डी एजेज है, एज के लिए कितना हो गया? 12 इंटू 1/4 इतना। अब क्या करना है कि चूंकि एक के बारे में क्या कर रहा है कि एक कॉर्नर से हटा दिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होता है? 8 कॉर्नर होता है। तो अब एक कॉर्नर से हटा दिया तो बाकी कितना बच गया? 7 कॉर्नर बच गया। तो 7 कॉर्नर पर पार्टिकल है, तो 7 कॉर्नर पर जब पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा? इसके बारे में हम लिख सकते हैं, चलिए ए ऊपर में मैं लिख देता हूं, ए बी सी डी। तो ए पर अब कितना हो गया? एक कॉर्नर से हटा दिया गया, तो अब कितना कॉर्नर बच गया? 7 कॉर्नर बच गया। तो अब हो गया 7 इंटू 1/8 हो जाएगा। बाकी तो जो का त्यों हो जाएगा। 6 इंटू हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डी हो जाएगा 12 इंटू 4 हो जाएगा इस तरह से। तो अब क्या बच गया? 7/8, ये हो जाएगा 3 हो गया, 3 ई 1 हो गया, आई आपका हो गया 3, 4 3 जा 12 होता है, ये 3 हो गया। तो अब आ गया इस तरह का रेशियो आ रहा है 7/8 3 1 1 1 3। माय डियर स्टूडेंट, ए आ गया फ्रैक्शन में आया हुआ है, भाई आ गया फ्रैक्शन में आ गया। तो हमको इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो चूंकि कोई भी फॉर्मूला होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। जैसे आप H2O लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कहीं फ्रैक्शन में होगा, कंप्लीट नंबर में होता है, होल नंबर में होता है आइटम। तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। इसको हम टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल में, इस सब को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो सब में करना पड़ता है, 8 से कर दिए सभी में हम कर दिए, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम। इससे क्या हो गया कि 8 8 कैंसिल हो गया, 7 बच गया। आई देखिए 24 होल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, 8 हो गया, आई हो गया, इतना हो गया, इस तरह से हो गया। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया? ए हो गया 7, ए का 7 एटम, बी का 24 हो जाएगा, सी का 8 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से मोलिकुलर फॉर्मूला। अब सेकंड इसमें क्वेश्चन था, सेकंड भी क्वेश्चन है करा कि इस बार क्या कर रहा है कि बी एटम फ्रॉम वन फेस इज रिमूव, देन राइट मोलिकुलर फॉर्मूला। अब बी को हटाना है, तो चलिए, तो बी को अब हटाना है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या कर रहा है? ई हो गया 1/8 कॉर्नर के लिए, बी कहां पर था? फेस सेंटर पर, तो 6 इंटू हाफ हो गया। सी कहां पर है? सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर 1, ई हो गया एज सेंटर पर, इतना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है बी के बारे में कि एक फेस से हटा दिया गया है, तो एक फेस से जब हटा दिया गया तो ये तो ज्यों का त्यों रह गया 1, एक फेस से हटा दिया गया, तो टोटल 6 फेसेस है। तो 6 फेस में से एक फेस का पार्टिकल हटा दिया गया, तो टोटल फेस कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5/2 कर सकते हैं, या 5 इंटू 1/2, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 3 हो गया। चलिए 5/2 हो गया। अभी भी फ्रैक्शन में आ गया, तब इसको कुछ ऐसा से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि होल नंबर में कन्वर्ट कर जाए। तो क्या करते हैं कि 2 से सभी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू हाफ इंटू 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, ये 1 इंटू 2 हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए
ए कितना हो गया 2 हो गया, बी कितना हो गया 5, ए कितना हो गया 2, ये हो गया 6। अब देखिए कंप्लीट होल नंबर में मैं कन्वर्ट कर दिया तो सफिशिएंट नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब ए का 2 एलिमेंट, सॉरी हाँ, ए का 2 आइटम्स, बी का 5 आइटम्स, सी का 2 आइटम हो गया, डी का 6 आइटम, तो डी हो गया 6 हो गया, तो ए आपका मॉलिक्यूलर हो गया। तो समझ में आया? चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। ए कॉर्नर पर था तो 8 इंटू 1/8 कीजिए, बी फेस पर था 6 इंटू हाफ होगा, जो हम लोग जानते हैं, पहले उसको लिखिए। सी बॉडी सेंटर के लिए 1, एच सेंटर पर था तो 12 इंटू 1/4 कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि फेस पर से इस बार पार्टिकल हटाया गया, एक फेस पर से पार्टिकल हटा दिया गया है एक एटम को, तो बाकी बच गया 5 फेसेस बच गया, तो 5 इंटू हाफ करेंगे तो 5/2 हो गया, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसको हम 2 से सभी में मल्टीप्लाई कर दिए ताकि कैंसिल हो जाए, तो देखिए 2 से सभी में मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 कैंसिल 5 बच गया, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 6। अब ज्यों का त्यों आप लिख दिए, ए का 2 आइटम, बी का 5 आइटम, सी का 2 आइटम और डी का 6 आइटम, इस तरह से। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं कुछ आपका एज लेंथ और रेडियस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड रेडियस के आधार पर हम लोग बतलाएंगे, न्यूमेरिकल जानेंगे कि उसका कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है एज लेंथ और रेडियस पर बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसके लिए तो वही फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपका नंबर 5 क्वेश्चन बनेगा कि सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन द बीसीसी यूनिट सेल। Sodium crystallizes in the BCC unit cell with edge length 4.29 angstrom. 4.29 angstrom. एंगस्ट्रम यूनिट होता है लेंथ का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, इतना होता है। तो खैर एंगस्ट्रम में दिया हुआ तो आप डायरेक्ट एंगस्ट्रम में ही निकालिएगा। तो इसका एज लेंथ दिया हुआ है सोडियम का 4.29 एंगस्ट्रम। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम? सोडियम एटम का रेडियस क्या होगा? एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल? व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ द यूनिट सेल? अब चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। तो कह रहा है कि सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी, तो बीसीसी में है, तो बीसीसी में क्या होता है? बीसीसी में सोडियम जब रहेगा तो बीसीसी का मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल जो है कॉर्नर पर तो रहेगा ही, और कॉर्नर के अलावे कहां पर होगा? पूरे बॉडी के बीच में होगा। तो इस तरह से होगा। तो मैं बॉडी सेंटर के लिए मैं बतलाया था, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बीसीसी यूनिट सेल है, इसका एज लेंथ कितना होगा? तो 4 बीसीसी के लिए हम लोग जानते हैं, बीसीसी के लिए हम लोग जानते हैं, देखिएगा पीछे कैलकुलेशन किया हुआ होगा, 4r इक्वल टू √3a होता है। 4r इक्वल टू √3a। तो हमको लेंथ निकालना है किसका? व्हाट इज द रेडियस? तो रेडियस इक्वल टू r इक्वल टू हो जाएगा √3a/4। चलिए ये फॉर्मूला होता है, देखिए पीछे कैलकुलेशन किए होंगे, सब डिराइव किया हुआ फॉर्मूला। तो r इक्वल टू √3a/4 बीसीसी के लिए। अब रेडियस निकालना है, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा √3 का वैल्यू होता है 1.732, और ए जो दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है, देखिए एज लेंथ दिया हुआ है 4.29 एंगस्ट्रम बाई 4। चलिए अब का इतना एंगस्ट्रम निकल गया, तो देखिए रेडियस आपका निकल गया इतना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका निश्चित रूप से आंसर आ जाएगा 1.86 एंगस्ट्रम। अब तो केवल मैं बतला रहा हूं, आंसर तो आप भी खुद निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। इतना नहीं, प्रोसेस देखिए ये कैसे बनता है, ये प्रोसेस है। सेकंड है इसमें ये व्हाट इज द, सॉरी यहाँ पर व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल।
बॉडी डायगोनल का कितना लेंथ होगा। तो बॉडी डायगोनल में मैं बतलाया था कि जब हम डायगोनल का जब कैलकुलेशन कर रहे थे बीसीसी के लिए, तो कुछ इस तरह का बतलाए होंगे कि पूरा एक तो बॉडी इस तरह का होगा और एक इस तरह का होगा और एक इस तरह का होगा, इस तरह से मतलब था। इसको ये मान लीजिए ये डी अगर है तो इसमें एक आर यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें मिला देंगे तो 2r बनेगा ये और एक आर, यानी कि एडी बॉडी डायगोनल एडी है तो एडी इक्वल टू कितना आर हो गया, 4r हो गया। एडी बॉडी डायगोनल है, सेंस लिखेंगे। चलिए मैं इसको अब मिटाता हूं। तो सिंस बॉडी डायगोनल का कैलकुलेशन में कर रहा हूं, तो सिंस एडी इक्वल टू बॉडी डायगोनल तो बॉडी डायगोनल हो गया। तो हम लोग बॉडी डायगोनल तो एडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा, 4r के इक्वल हो रहा है। तो यही हो गया, इसको हम डायरेक्ट बॉडी डायगोनल कर सकते हैं। तो इक्वल टू 4r का वैल्यू आया हुआ है, तो रेडियस निकल चुका है वो 1.86 एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर आ जाएगा 7.44, देखिएगा कैलकुलेशन करके 7.44 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आ जाएगा। तो बॉडी डायगोनल इतना आ जाएगा, रेडियस इतना आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा एक, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी स्ट्रक्चर, इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर में दिया हुआ है। उससे टेंशन नहीं लेना, आंसर भी पिकोमीटर में आएगा। तो रेडियस दिया हुआ है 125 पिकोमीटर। अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक आ रहा है कि व्हाट इज लेंथ ऑफ साइड, माने एज लेंथ पूछ रहा है ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का एज लेंथ कितना होगा। अब बी में कह रहा कि हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितना यूनिट सेल होगा, एल्यूमिनियम का कितना यूनिट सेल होगा। इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो आपका एज लेंथ पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड का मतलब एज लेंथ पूछ रहा है, यूनिट सेल का मेटालिक रेडियस दिया हुआ है और 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितना यूनिट सेल होगा। अब देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सॉल्यूशन एक देख लीजिए, एज लेंथ पूछ रहा है, ए इक्वल टू व्हाट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेशन इन एफसीसी, सिस्टम कैसा है, एफसीसी है, मेटालिक रेडियस दिया हुआ है, मेटालिक रेडियस माने रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 125, कितना दिया 1 पिकोमीटर, याद रखिएगा 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। कितना रेडियस तो एज निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं एफसीसी है तो एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होगा। तो लिखिएगा कि फॉर एफसीसी हम लोग जानते हैं कि 4r इक्वल टू √2a होता है। देखिएगा पीछे क्लास में आप देखिएगा, कॉपी में नोट किए होंगे तो वहां पर होगा 4r इक्वल टू √2a, यानी कि a इक्वल टू एज लेंथ निकालना है तो हो जाएगा 4r बाई √2 एज लेंथ। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं और सिंपल कर सकते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा 4r चाहे √2, अगर हम ऊपर नीचे कर दें √2, यहाँ तो √2 है, ऐसे समझिए 4r बाई √2, ऊपर और नीचे दोनों में हम √2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, दोनों साइड ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए √2 से, तो क्या हो गया 4r इंटू √2, आई हो जाएगा √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा, तो 2 क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि हो जाएगा 2r √2,
इतना आ जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 2 इंटू आर। मेटेलिक रेडियस कितना दिया हुआ है, 125 और √2 का वैल्यू पुट कर दीजिए 1.414 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 353.5 पिकोमीटर। फिर से समझिए, एफसीसी के लिए हम लोग जानते हैं 4R इक्वल टू √2a, बतलाया हुआ, कैलकुलेशन किए हुए, डिराइव किया हुआ इक्वेशन। तो a इक्वल टू जाएगा 4R बाई √2, तो a बराबर 4R बाई √2 और ऊपर नीचे क्या कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तभी यहाँ पर क्या हो गया कि 4R इंटू √2, यहाँ पर हो गया √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब बच गया 2R इंटू √2, वैल्यू पुट कर दीजिए रेडियस का इसमें। तो 2 इंटू रेडियस दिया हुआ 125 पिकोमीटर, √2 का वैल्यू होता है वो 1.414। तो निश्चित रूप से इतना आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया ए का आंसर। अब बी कह रहा है, बी का आंसर कह रहा है कि मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर। बी कह रहा है कि हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, जब सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम का वॉल्यूम दिया हुआ है, इसमें कितना यूनिट सेल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब होता है। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, तो इक्वल टू ए। तो एज लेंथ आपका निकल चुका है, तो एज लेंथ आपका निकल गया है ए, तो कितना हो जाएगा 353.5। और चूंकि पिकोमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अब क्यू कर दीजिए, इतना आ जाएगा, इतना क्यू हो गया। तो वॉल्यूम आपका निकल गया। तो अब क्या करते हैं कि इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम। अब जो भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसमें कितना यूनिट सेल होगा, ये तो 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया, ये 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालिए, यानी कि 1 यूनिट सेल इसमें है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर लिखेंगे कि सिंस 3, कैलकुलेशन इसको कीजिएगा, 353.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 यूनिट सेल, इसमें 1 यूनिट सेल होगा। देयरफॉर हमारे पास कितना है, कितना पूछ रहा है, 1.00 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, इतना सेंटीमीटर में 1 यूनिट सेल होता है, तो 1.00 सेंटीमीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स 1 बाई कितना हो जाएगा 353.5 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू कितना हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 1 बाई हो गया इतना इंटू 1, यानी कि डायरेक्ट यही हो गया आपका। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा, देखिएगा इसका आंसर आना चाहिए 2.26, देखिएगा कैलकुलेशन करके, इंटू 10⁻22 यूनिट सेल, इतना यूनिट सेल। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब उसके बाद मैं समझता हूं कि कुछ इस तरह का अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एनसीईआरटी वगैरह में न्यूमेरिकल होगा, बता सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज आप जाने कि एज लेंथ का जो पार्टिकल होता है कितना यूनिट सेल से टच करता है, ये मालूम है।
इसका आपको कमेंट में आपका इसका आंसर लिख करके आपको कमेंट करना है कि एक एज जो प्रत्येक एज का जो पार्टिकल होता है कितना यूनिट सेल से टच करता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, एज लेंथ का पार्टिकल माने एज का जो पार्टिकल होता है वो कितना यूनिट सेल से टच करता है, इसका जवाब लिख करके कमेंट में इसको कीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, बस आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे इसके आगे का टॉपिक लेकर के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।